नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई नौकरशाही की व्यवस्था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज को समाप्त कर दिया जाए। नेहरू जी का मानना था कि ये अंग्रेज़ों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जो नौकरशाहों को आम आदमी से दूर रखती है और सत्ता के करीब रखती है। लेकिन प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके लिए तैयार नहीं थे। पटेल आईसीएस के बहुत बड़े प्रशंसक थे और वो इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहकर पुकारते थे। नेहरू लेकिन सही थे। हमारे सामने वर्तमान में जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, इनमें भ्रष्टाचार इस कदर पसर चुका है और इस सर्विसेज के या इंडियन पुलिस सर्विसेज के और इससे जुड़ी अन्य सर्विसेज के अधिकारी आम जनता से इतने दूर हो गए हैं और सत्ताधारियों के इतने करीब हो गए हैं कि देश का संविधान और देश को भी भूल चुके हैं। आज इस मुद्दे पर चर्चा का कारण है एक ऐसे नौकरशाह जो चाहे किसी की भी सरकार रही हो, हमेशा सत्ता के करीब रहे और सत्ताधारियों के चहेते रहे। इनका नाम है, और आप सब ने सुना होगा, बड़ा चर्चित नाम है सहगल साहब। कौन सहगल साहब, आप पूछ सकते हैं। सहगल साहब वही सहगल जो अभी तक प्रसार भारती के अध्यक्ष थे और यकायकी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये वही सहगल साहब हैं जिन्होंने 15 करोड़ के पैकेज में सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार को दूरदर्शन से जोड़ा है। इनकी चर्चा का आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश में इनके रहते, जब ये उत्तर प्रदेश सरकार में थे, रिटायर नहीं हुए थे, एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला जो बड़ी ही खूबसूरती के साथ दबा दिया गया। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये हर सरकार के, किसी भी विचारधारा की सरकार हो, चाहे वो बहुजन समाज की सरकार हो, चाहे समाजवादियों की सरकार हो या फिर भाजपाइयों की सरकार हो, ये हमेशा सत्ता के करीब रहते हैं। और चूंकि सत्ता के करीब रहते हैं तो इसका मतलब सत्ताधारियों को उपकृत करते होंगे, इसलिए इन पर सामने आए गंभीर भ्रष्टाचार को बड़ी खूबसूरती के साथ दबा दिया गया। अभी न्यूज़ लॉन्ड्री ने बहुत विस्तार से इस पर एक समाचार प्रकाशित किया है, जिस पर आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। होता यूं है कि लखनऊ की सड़कों पर 4 मार्च 2022 की सुबह एक नियमित आयकर कार्रवाई होती है, फिल्मी स्टाइल में। इनकम टैक्स के ऑफिसर्स एक गाड़ी को रोकते हैं। एक टोयोटा गाड़ी थी जिसको रोका जाता है, और जब उसको रोक के उसमें चेकिंग की जाती है तो उसमें मिलते हैं 41 लाख रुपये नकद। और यहाँ से आयकर विभाग एक्टिव होता है। शुरुआती पूछताछ में यह पता चलता है कि यह राशि किसी व्यापारी की नहीं है, किसी धंधे के लिए लेकर जा रही नहीं है, बल्कि रिश्वतखोरी की है। सरकारी कामों से जुड़े भुगतान की एक कड़ी है। यहीं से इनकम टैक्स विभाग अपनी जांच का दायरा फैलाता है। शीर्ष स्तर तक ये मामला जाता है। और आप जानते हैं, जो रिपोर्ट तैयार होती है वो 254 पेज की गोपनीय रिपोर्ट है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरे विस्तार से सरकार बहादुर के सामने रखा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं, टेंडरों और प्रचार सूचना से जुड़े खर्चों के में कितने बड़े स्तर का भ्रष्टाचार होता है, कितना कमीशन लिया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ चुने हुए चुनिंदा ठेकेदारों और कुछ एड एजेंसियों को बार बार उत्तर प्रदेश में काम दिए गए। भुगतान होते ही तयशुदा प्रतिशत जो कमीशन था वो या तो कैश में या अलग अलग तरीकों से वापस ले लिया गया। और ये प्रक्रिया 1-2 बार नहीं, बल्कि एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के तहत चलती रही। जांच में यह भी सामने आया कि नकद वसूली का तरीका परिस्थितियों के अनुसार चेंज्ड होता रहा। कई मामलों में नकद सीधे नहीं दिया जाता था, बल्कि मिडिलमैन के जरिए सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाता था। रिपोर्ट में यह दर्ज है कि कुछ भुगतानों के बदले जो कमीशन की पेमेंट थी, उसके बदले महंगे उपहार लिए गए, लग्जरी घड़ियां, ब्रांडेड सामान और विदेशी महंगी यात्राएं।
इस लेन देन पर हुई बातचीत के लिए आयकर विभाग ने व्हाट्सएप चैट्स का हवाला दिया है, जो रिपोर्ट में एक अहम प्रूफ माना गया। आयकर अधिकारियों ने जांच के दौरान कई शेल कंपनियों की पहचान की। शेल कंपनियां उनको कहते हैं जो कंपनियां एक्चुअल में काम नहीं करती हैं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन कंपनियों का वास्तविक कारोबार या तो बहुत कम था या शून्य था, लेकिन इन कंपनियों के खातों में करोड़ों की रकम आई और गई है। रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों का इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध कमाई को वैध दिखाने के लिए किया गया, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई। यानी कि कायदे से इस मामले की जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को करनी चाहिए, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ही वो एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को देखती है। इस रिपोर्ट में इनकम टैक्स ने यह भी बताया, इस 254 पेज की रिपोर्ट में, कि बड़े पैमाने पर इस रिश्वतखोरी का इस्तेमाल रियल एस्टेट और अन्य धंधों में लगाया गया। रिपोर्ट में एक 21 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का जिक्र है, जो एक ऐसी कंपनी में किया गया जिसका संचालन पहले नवनीत सहगल के बेटे से जुड़ा था। नवनीत सहगल के बेटे डायरेक्टली इस कंपनी के कर्ता धर्ता थे। आयकर विभाग ने इस निवेश के समय इसके स्रोत और उस समय जो टेंडर्स यूपी में दिए गए थे उनको अंडरलाइन करते हुए कहा है कि यह सामान्य कारोबारी निवेश नहीं है। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है, यह निवेश उसी अवधि से मेल खाता है जब कथित तौर पर उत्तर प्रदेश में सरकारी टेंडरों से बड़ी मात्रा में कमीशन की वसूली हो रही थी। आयकर विभाग ने इस कथित नेटवर्क से जुड़ी कुल राशि को अपनी रिपोर्ट में 112 करोड़ रुपए बताया है। यानी 112 करोड़ तो इनकम टैक्स ने चिन्हित कर लिया जो घूस के तौर पर दिए गए थे। और रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि ये आंकड़ा 112 करोड़ जो है ये न्यूनतम हो सकता है, लोवेस्ट हो सकता है, क्योंकि नकद में जो रिश्वत दी गई उनके बारे में कोई डिटेल्स उपलब्ध नहीं होती है। जांच में मिले जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो बैंकिंग ट्रेल थी और जो डिजिटल व्हाट्सएप, एसएमएस आदि के डिटेल्स इनकम टैक्स के हाथ लगे, उसके आधार पर इनकम टैक्स ने ये बात कही है कि 112 करोड़ तो न्यूनतम रिश्वत ली गई। इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय विवरणों के समानांतर नवनीत सहगल का प्रशासनिक कैरियर देखिए। नवनीत सहगल मायावती सरकार के दौर में उन अफसरों में शामिल थे जिन्हें बहन जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। उस समय के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सूचना और प्रसार से जुड़े विभागों में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। उस दौर में उनके कामकाज को लेकर लखनऊ के सत्ता गलियारों में नाना प्रकार की चर्चाएं होती थीं, लेकिन कभी कोई जांच नहीं हुई, क्योंकि वो बहन जी के बहुत ही करीबी अफसर थे। 2012 में उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली और समाजवादी लोग सत्ता में आ गए। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और कुछ समय तक ये नवनीत सहगल जी कोने में चले गए, हाशिए में चले गए। सहगल लेकिन सहगल हैं, वो जल्दी फिर वापस सत्ताधारियों के करीब हो गए। अब वो समाजवादी हो गए। ब्रांड यूपी निवेश सम्मेलन हुआ था, आपको याद होगा, यूपी में इन्वेस्ट कराने के लिए बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार ने सम्मेलन कराया था, इन्वेस्ट इन यूपी, ब्रांड यूपी नाम दिया गया था। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति बनी, उन सब में नवनीत सहगल महत्वपूर्ण रोल में आ गए। इस दौर में भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जो उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग है, उस पर भारी खर्च को लेकर सवाल उठे। बहुत सारी बातें उन दिनों होती थी कि बहन जी के बाद अब नवनीत सहगल भैया जी के करीब हो गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2017 में आए योगी आदित्यनाथ। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बड़े बड़े दावे तब किए गए। कई अफसरों पर जो समाजवादी पार्टी के निकट माने जाते थे उन पर एक्शन भी लिया गया और सहगल फिर एक बार कोने में पटक दिए गए, लेकिन बहुत कम समय के लिए। वे वापस लौटे फुल पावर के साथ, और यही वह कालखंड था, योगी जी की सरकार का कालखंड, जब आयकर विभाग की जांच अपने अंतिम चरण पर पहुंची और 2022 में गोपनीय रिपोर्ट तैयार हुई। रिपोर्ट में आपको जानकर आश्चर्य होगा, यह भी उल्लेख है कि इसे राज्य सरकार के संज्ञान में लाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या एक्शन लिया, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
ना तो कोई विभागीय जांच की सूचना सामने है, ना ही कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे ईडी या सीबीआई की जांच का कोई मुद्दा सामने आता है, मामला सामने आता है। सहगल जरूर ये कहते रहे इस दौरान कि 2022 में ही मामला बंद हो चुका है, उनके खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है। और जांच लंबित कैसे होती, तब तक तो सहगल साहब केंद्र के आकाओं के करीब हो गए। केंद्र सरकार ने उनको प्रसार भारती जैसी संस्था का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, जिसमें कभी मृणाल पांडे जैसे बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे, उसमें नवनीत सहगल एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अध्यक्ष बना दिए गए। यह नियुक्ति उस समय हुई जब आयकर विभाग की रिपोर्ट ऑलरेडी मौजूद थी। आप जानते हैं अभी हिरेन जोशी प्रकरण आया है। हिरेन जोशी जो पीएम साहब के ओएसडी हैं, उनको लेकर नाना प्रकार की बातें उठी और उसी दौरान प्रसार भारती से नवनीत सहगल का इस्तीफा हो गया। बहुत चर्चा में रहा है मामला कि नवनीत सहगल और हिरेन जोशी और एक योजना आयोग के व्यक्ति, नीति आयोग के एक सदस्य, ये सब आपस में कुछ घालमेल गोलमाल कर रहे थे। बहरहाल यह प्रकरण उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की नौकरशाही में व्याप्त उस ट्रेंड को उजागर करता है जिसमें कुछ अफसर सरकारें बदलने के बावजूद अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। नवनीत सहगल का केस देखिए, बहन जी हों, अखिलेश यादव हों या योगी आदित्यनाथ हों, तीनों के शासनकाल में नवनीत सहगल पावरफुल बने रहे। और ये इस प्रवृत्ति को पुष्ट करता है, ये नेहरू जी की सोच को पुष्ट करता है कि आईसीएस को ख़त्म कर देना चाहिए था, जो आज आईएएस के रूप में हमारे सामने है। न्यूज़ लॉन्ड्री द्वारा सामने लाई गई आयकर रिपोर्ट इस जो मकर जाल है उसको बड़े ही गंभीर तरीके से सामने रखती है। यह मामला केवल एक अधिकारी पर लगे आरोपों तक सीमित नहीं है, यह उस प्रशासनिक स्ट्रक्चर पर सवाल उठाता है जहां जांच एजेंसियों की विस्तृत रिपोर्ट भी धूल फांक रही हैं, उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 112 करोड़ रुपए की कथित वसूली, नकद लेन देन, शेल कंपनियों की कहानी, ये सब यह दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोप केवल राजनीतिक दलों पर नहीं हैं, राजनेताओं पर नहीं हैं, बल्कि ऑफिसर्स पर हैं, उन ऑफिसर्स पर जो हर सत्ता के करीब रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वंदे मातरम।